साल 1700 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी एक हैरत अंगेज 27% थी, जो पूरे यूरोप को मिलाकर भी ज्यादा थी। 250 साल बाद भारत की यह हिस्सेदारी 3% से भी कम रह गई और यहाँ के लोग बेहद गरीब हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? तैयार हो जाइए दोस्तों, हम एक काले और उलझे हुए इतिहास में गोता लगाने वाले हैं। 18वीं सदी के भारत में आपका स्वागत है। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत ने साम्राज्य को दशकों लंबे पतन की ओर धकेल दिया। उसके बाद कमजोर शहजादों की एक अंतहीन कतार ने तख्त-ए-ताउस पीकॉक थ्रोन पर कब्जा किया। जब मुगल साम्राज्य ढहने की कगार पर था, तब क्षेत्रीय ताकतें वर्चस्व के लिए आपस में लड़ने लगी। जमीन पर कब्जे और उपाधियों के दावे, आपसी लड़ाई और विश्वासघात। भारत कमजोर पड़ चुका था। हालात इतने नाजुक थे कि 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने उत्तर भारत पर हमला किया और दिल्ली को लूट लिया। इस अराजकता के दौर में अंग्रेजों को एक मौका दिखाई दिया। एक विदेशी ताकत होने के अपने खास फायदों का लाभ उठाते हुए उन्होंने रिश्वत और ताकत के दम पर उपमहाद्वीप में अपना दबदबा कायम कर लिया। लेकिन अंग्रेज पहले आए लोगों जैसे नहीं थे। वे नादिर शाह की तरह नहीं थे, जिसने सिर्फ लूटपाट की ओर चला गया, और न ही वे हूणों की तरह थे, जिन्होंने भले ही कुत्तों का खून बहाया, पर आखिरकार वे खुद भारतीय बन गए। अंग्रेज अलग थे, क्योंकि उन्होंने भारत को एक कभी न खत्म होने वाली सोने की खदान के रूप में देखा, जिसके संसाधनों को हमेशा के लिए निकाला जाना था। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब तक उसकी मूल संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी। उसकी अर्थव्यवस्था का अवऔद्योगिकीकरण, डी-इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था। उसके व्यापार नेटवर्क टूट चुके थे और उसके लोग जाति और पंथ के नाम पर पहले से कहीं ज्यादा बंटे हुए थे। सिर्फ 200 सालों के औपनिवेशिक शासन में वह भारत जो कभी दुनिया को प्रेरित करता था, उसे तहस नहस कर दिया गया। भारत के वे सुनहरे दिन बीत चुके हैं। उसके पास जो भी धन था, वह सब छीन लिया गया है और कुशासन की एक घिनौनी व्यवस्था ने उसकी ऊर्जा को पंगु बना दिया है। अंग्रेजों द्वारा भारत का यह जानबूझकर किया गया खून चूसना इतना भयावह था कि प्रसिद्ध अमेरिकी 19वीं सदी में अमेरिकी जेट.टी सुंदरलैंड ने उस भारत के बारे में लिखा जो अंग्रेजों को यहाँ आने पर मिला था। भारत यूरोप या एशिया के किसी भी देश की तुलना में एक कहीं ज्यादा महान औद्योगिक और विनिर्माण राष्ट्र था। उसके वस्त्र उत्पाद, टेक्सटाइल गुड्स पूरी सभ्य दुनिया में मशहूर थे। वैसे ही उसके उत्तम आभूषण और कीमती पत्थर भी। उसकी मिट्टी के बर्तन, पॉटरी, चीनी मिट्टी के बर्तन, पोर्सलेन्स और सिरेमिक भी मशहूर थे। धातु, लोहा, इस्पात, चांदी और सोने में भी उसका काम बेहतरीन था। उसके पास महान वास्तुकला थी, जो दुनिया में किसी भी वास्तुकला के बराबर सुंदर थी। वह न केवल एक महान जहाज निर्माण राष्ट्र था, बल्कि उसका वाणिज्य और व्यापार सभी सभ्य देशों तक फैला हुआ था। यह तारीफ थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर लग सकती है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि उपनिवेशवाद पूर्व भारत एक प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्था था। आइए कपड़ा, जहाज निर्माण और धातु शिल्प उद्योगों पर एक करीबी नजर डालें। भारत अपने लंबे इतिहास में ज्यादातर समय एक टेक्सटाइल सुपर पावर रहा। उपमहाद्वीप में कई कपड़ा केंद्र थे। उदाहरण के लिए तटीय आंध्र ब्लॉक प्रिंटिंग का केंद्र था, जबकि गुजरात और बंगाल अपने उच्च गुणवत्ता वाले बुने हुए उत्पादों के लिए जाने जाते थे। इन चीजों की वैश्विक मांग थी। असल में 18वीं सदी के मध्य तक वैश्विक कपड़ा व्यापार में भारत की 25% की जबरदस्त हिस्सेदारी थी। इस फलते फूलते कपड़ा व्यापार का पूरी अर्थव्यवस्था पर नौकौन यानी दूरगामी प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता ने स्थिर अंतर्राष्ट्रीय वितरण नेटवर्क बनाए। इन नेटवर्क का सहारा लेकर अन्य भारतीय कारीगर भी अपना माल दुनिया भर में कम लागत पर बेच सकते थे। नतीजतन भारतीय कपड़ा उद्योग के साथ साथ कई अलग अलग उद्योग भी फले फूले। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से समुद्री मार्गों से होता था और इसलिए भारतीय जहाज निर्माण उद्योग भी एक दैत्य बेहीमत बन चुका था। भारत के कई बंदरगाह जहाज निर्माण उद्योग में लगे हुए थे। ढाका, मछलीपट्टनम, सूरत, कालीकट, क्विलोन और कई अन्य। जहाज बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के उत्पादन और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग में पूरे के पूरे ग्रामीण समुदाय शामिल थे। गुणवत्ता सर्वोपरि थी। 17वीं सदी की शुरुआत में बंगाली व्यापारी बेड़े, बंगाली मर्चेंट फ्लीट पर गौर कीजिए। इस बेड़े में लगभग 5000 जहाज थे, जिनमें से हर एक 500 टन तक माल ले जाने में सक्षम था। ये जहाज बंगाली बंदरगाहों में देशी कारीगरों द्वारा बनाए जाते थे, जिनके पास लकड़ी, लोहे और पीतल की विस्तृत फिटिंग तैयार करने का कौशल था। एक ब्रिटिश समुद्री पर्यवेक्षक के अनुसार भारतीय जहाज सुंदरता और उपयोगिता का संगम थे और बेहतरीन कारीगरी के नमूने थे। व्यापारिक अनुबंधों से पता चलता है कि बंगाली जहाज अंग्रेजी जहाजों की तुलना में कहीं ज्यादा टिकाऊ थे। बंगाली जहाजों की औसत उम्र 20 साल से ज्यादा होती थी, जबकि अंग्रेजी जहाज 12 साल से ज्यादा नहीं चलते थे। काफी बड़ा अंतर है।
भारत वैश्विक इस्पात उद्योग में लंबे समय से अग्रणी रहा है। 6ठी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में ही क्रूसिबल से बना स्टील, जिसे पश्चिम में वुड्स या दमिश्क स्टील, दमास्कस स्टील के नाम से जाना गया, भारतीय लोहारों द्वारा निर्यात के लिए बनाया जा रहा था। खासकर मालाबार तट और दक्कन में अरब और यूरोपीय अधिकारी नियमित रूप से भारत से तलवारें, ब्लेड्स आयात करते थे। हालांकि ये तलवारें युद्ध के औजारों के रूप में खरीदी जाती थी, लेकिन वे इतनी मजबूत और खूबसूरती से गढ़ी गई होती थी कि शांति के समय में वे उच्च दर्जे हाई स्टेटस की निशानी के तौर पर भी काम आती थी। हालांकि हमने अभी तो बस सतह को ही छुआ है, लेकिन यह साफ हो जाना चाहिए कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग जगरनॉट था, जो दुनिया भर के बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाले सामानों का एक फलता फूलता निर्यातक था। अंग्रेजों ने यह सब कैसे तबाह कर दिया? अंग्रेजों का मूल सिद्धांत पूरी भारतीय राष्ट्र को अपने हितों और लाभों के अधीन बनाना रहा है, और इसलिए जैसे ही अंग्रेजों ने सत्ता संभाली, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी गतिशीलता को अपने हितों के हिसाब से बदल दिया। पहला कदम, सभी देशी उद्योगों को खत्म करना। शुरुआत में उन्होंने भारतीय वस्त्रों पर कानूनी एकाधिकार मोनोपोली स्थापित किया और निर्यात बाजार को काट दिया, जिसने तुरंत लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों को बाधित कर दिया। अब खुद को भारतीय वस्त्रों का एकमात्र खरीदार बना लेने के बाद अंग्रेजों ने उन सामानों के भुगतान का तरीका भी बदल दिया। विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने भारत से ही वसूले गए टैक्स रेवेन्यूज से भुगतान किया। भारतीय अर्थव्यवस्था रुक गई और कीमतें धड़ाम हो गई। कुशल कारीगर जो कभी जीवंत भारतीय आर्थिक इंजन को चलाते थे, अब पहले से कहीं ज्यादा गरीब और प्रतिबंधित हो गए थे। और यह यही नहीं रुका। जल्द ही ब्रिटिश निर्माताओं ने अपनी सरकार पर भारतीय कपड़ा उद्योग से होने वाली प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह खत्म करने के लिए दबाव डाला। देखिए, भारतीय उद्योग पर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद ब्रिटिश निर्माताओं को अभी भी भारतीय उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा था। कंपनी के सैनिकों को भारतीय करघे लूम्स तोड़ने के लिए भेजा गया। कई अलग अलग वृत्तांतों के अनुसार उन्होंने बुनकरों के अंगूठे तक तोड़ दिए ताकि वे दोबारा अपना हुनर न दिखा सके। लेकिन इतना ही नहीं, यह पक्का करने के लिए कि भारतीय कपड़ा उद्योग दोबारा खड़ा न हो सके या खुद को प्रासंगिक न बना सके, अंग्रेजों ने एक बेतुका और कठोर 80% टैरिफ लगा दिया। इसका तुरंत एक कैच 22 यानी आगे कुआं पीछे खाई जैसा प्रभाव पड़ा। भारत से यूके को माल निर्यात करना अब आर्थिक रूप से अव्यावहारिक अनवाइबल हो गया था। लेकिन याद रखिए, भारतीयों को किसी और को बेचने पर भी पाबंदी थी। भारत में विनिर्माण की लगभग हर शाखा पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। भारत को सिर्फ कच्चे माल जैसे कपास और धातु अयस्क का निर्यातक बना दिया गया ताकि अंग्रेज तैयार माल वापस भारतीयों को ऊंची कीमत पर बेच सके। हमने भारत को ब्रिटेन के माल के लिए एक बाजार आउटलेट के रूप में जीता था। मैं इतना पाखंडी नहीं हूं कि यह कहूं कि हम भारत को भारतीयों के लिए संभाल रहे हैं। औपनिवेशिक औद्योगिकीकरण डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया इतनी मुकम्मल थी कि 1947 तक भारत का केवल 0.7% हिस्सा ही किसी भी तरह के विनिर्माण में लगा हुआ था। लेकिन कुशल श्रमिकों को कहीं तो जाना था, कुछ तो करना था। औद्योगिक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार ने भारतीय कारीगरों, व्यापारियों, निर्माताओं और अन्य लोगों को बड़े पैमाने पर खेती की ओर धकेल दिया। डॉक्टर चार्ल्स हॉल के शब्दों में, भारत की आबादी को वापस जमीन पर फेंक दिया गया है क्योंकि ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण शुल्कों ने देशी विनिर्माण की हर शाखा को बर्बाद कर दिया है। ग्रामीण मजदूरी ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर आ गई और जमीन खुद भी नए बेदखल हुए श्रमिकों का बोझ नहीं उठा सकती थी। खराब मौसमी फसलों और सूखे ने विनाशकारी अकाल और बड़े पैमाने पर गरीबी को जन्म दिया। जब ज्यादातर भारतीय किसान बन गए तो अंग्रेजों ने उनका और शोषण करने की सोची। उन्होंने प्रशासन के लिए राजस्व के प्राथमिक स्रोत के रूप में किसानों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। टैक्स बहुत ज्यादा थे, सकल आय ग्रॉस इनकम का 50 से 80%, और वो भी फसल कटने से पहले ही तय कर दिए जाते थे। नतीजा, भारतीय किसानों पर अक्सर उनकी आमदनी से ज्यादा टैक्स बकाया होता था। अंग्रेज जानते थे कि यह कितना कठोर था। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि वे दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स दरें लगा रहे थे और उनके टैक्स भारतीय शासकों द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स से 3 गुना ज्यादा थे। और तो और अंग्रेजों ने संसद में इसके बारे में शेखी भी बघारी। भारतीयों पर उनकी अंतिम सीमा तक टैक्स लगाया गया है। हर प्रांत को ज्यादा वसूली का मैदान बना दिया गया है। और यह हमेशा हमारी शेखी रही है कि हमने राजस्व को उस स्तर से कितना ज्यादा बढ़ा दिया है
जितना कि देशी शासक वसूल पाते थे। औपनिवेशिक टैक्स इतने बोझिल थे कि सीधे अंग्रेजी शासन वाले इलाकों की 2/3 आबादी भागकर उन अंदरूनी इलाकों में चली गई, जहां देशी भारतीय जमींदार उन्हें कम से कम इस वित्तीय तबाही से कुछ हद तक बचा सकते थे। जो लाखों लोग पीछे रह गए, वे मुश्किल से ही टैक्स दे पाते थे, और हालात तब और बदतर हो गए जब अंग्रेजों ने टैक्स भुगतान पर कोई नरमी नहीं बरती। निर्दोष गणितीय निष्पक्षता की आड़ में जुल्म ढाए गए। टैक्स न चुकाने वालों को पिंजरों में बंद कर दिया गया और जलती धूप में छोड़ दिया गया। पिताओं ने बढ़ती दरों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। कमजोर किसानों को भुगतान करने के लिए शारीरिक रूप से प्रताड़ित, टॉर्चर्ड किया गया, और जब उनके पास भुगतान करने का कोई साधन नहीं होता तो अंग्रेज उनकी खेती की जमीन को अपने लिए जब्त कर लेते थे। भारतीय इतिहास में पहली बार करोड़ों भूमिहीन किसान पैदा हुए। 19वीं सदी के अंत तक भारत ब्रिटेन के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, उसके निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार और ब्रिटिश सिविल सेवकों और सैनिकों दोनों के लिए ऊंचे वेतन वाले रोजगार का स्रोत बन गया था, और इन सब का भुगतान भारतीय टैक्स से किया जाता था। कई ब्रिटिश अधिकारियों ने औपनिवेशिक व्यवस्था के इस शोषक स्वभाव को खुलकर स्वीकार किया। वास्तव में यूके के एक प्रधानमंत्री मार्क्वेस ऑफ सैलिसबरी ने खुद माना था, चूंकि भारत का खून चूसना ही है टू बी बिलेड, तो नश्तर लैंसेट वहीं लगाया जाना चाहिए जहां खून जमा हो, और बस। इसी तरह भारत और उसके लोगों का खून चूस लिया गया। बुनियादी मुद्दा यह था कि अंग्रेजों का इस जमीन के साथ एक होने या इस पर अपना समझकर शासन करने का कोई इरादा नहीं था। अंग्रेजों ने भारत को हमेशा से ही विदेशी माना, और इसी सोच ने उस चीज को सही ठहराया जिसे विद्वानों ने शोषक उपनिवेश, एक्सट्रैक्टिव कॉलोनी कहा है। तुलना के लिए उन तुर्क लोगों पर गौर करें जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और आखिरकार दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का गठन किया। देखिए, मुगल कोई हीरो नहीं थे। उन्होंने असमान टैक्स लगाए, धार्मिक भेदभाव किया, स्थानीय खजानों को लूटा, अपने दुश्मनों पर बहुत हिंसा की। लेकिन एक बात साफ है, भारत की दौलत बुनियादी स्तर पर बची रही। लगभग 2 सदियों के मुगल शासन के बाद भी भारत 27% वैश्विक व्यापार के साथ एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बना रहा। इसका एक आसान सा कारण है, मुगलों का मूल स्थान फरगना था, लेकिन उन्होंने भारत के संसाधनों को वापस अपनी मूल भूमि पर नहीं भेजा। भारत शायद फरगना नहीं था, लेकिन यह उनका नया घर बन गया था, और इसलिए उनकी वफादारी और उनकी ऊर्जा सिर्फ भारत के लिए थी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भारत पर कटे हुए जालिमों की तरह शासन किया। भारत से होने वाला ज्यादातर राजस्व भारत में दोबारा निवेश, राइनवेस्ट नहीं किया गया। नहीं, इसे निकाला गया और उनकी दूर धुंधली मातृभूमि होमलैंड में वापस भेज दिया गया। इतना आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि अंग्रेजों ने भारत से जो कुल संपत्ति निकाली वह लगभग $43 ट्रिलियन, जी हाँ, 43 खरब डॉलर। जब टैक्स उस देश में खर्च नहीं किए जाते जहां से वे वसूले जाते हैं, तो वे उस देश से निकाली गई पूरी रकम का सीधा नुकसान होते हैं। उस पैसे को समुद्र में भी फेंका जा सकता था। यही उस नजराने, ट्रिब्यूट की प्रकृति है जो हमने इतने लंबे समय से भारत से वसूला है। औपनिवेशिक शासन के पैरोकार, अपोलोजिस्ट्स, अक्सर रेलवे का जिक्र इस लूट और निवेश निकासी, डाइवेस्टमेंट के तर्क के खिलाफ एक बड़े सबूत के तौर पर करते हैं। लेकिन जैसा कि आधुनिक विद्वानों ने बताया है, रेलवे खुद इस बात का सबूत है कि भारत में ब्रिटिश निवेश कितना शोषक और अकुशल, इनएफिशिएंट था। पहला, यह महज एक धारणा है कि भारतीयों ने जापानियों या अन्य लोगों की तरह रेलवे का निर्माण नहीं किया होता, या तो तकनीक आयात करके या अपनी खुद की विकसित करके। भारत सभ्यता में इतना उन्नत था कि अगर उसे मौका दिया जाता तो वह पीछे नहीं रहता। जब अंग्रेज भारत आए तो देश एशियाई सभ्यता का नेता था, वहीं भारत 150 सालों के अंग्रेज की शासन के बोझ तले दबा अभी भी सिखाने पढ़ाने, टुटलेज के द्वार में ही रहने को मजबूर है। लेकिन चलिए फिलहाल इसे नजरअंदाज करते हैं। शुरुआत में भारतीय रेलवे को ब्रिटिश शेयरधारकों के लिए एक बड़ी निवेश योजना के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने हर साल कम से कम 5% के भारी मुनाफे की गारंटी दी, और जब मुनाफा, रेवेन्यूज इन भुगतानों के लिए पर्याप्त नहीं होता तो भारतीय करदाता, इंडियन टैक्स पेयर्स, इस सारे नुकसान की भरपाई करते थे। करदाताओं समर्थित इन गारंटियों के कारण रेलवे का निर्माण बेहद अकुशल था। यहाँ एक मजेदार आंकड़ा है, भारत में हर मील रेल की पटरी बिछाने में 18,000 पाउंड का खर्च आया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बने उसी 1 मील के लिए 2,000 पाउंड लगे थे। रेलवे निर्माण के सभी तत्व, स्टील, वैगन, गियर, इंजन और बहुत कुछ ब्रिटिश निर्माताओं द्वारा बनाए जाते थे। भारतीयों को अपने खुद के निर्मित विकल्प
मैन्युफैक्चर्ड ऑल्टरनेटिव्स बनाने का मौका तक नहीं दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसे प्रतिबंध लगा दिए थे जो भारतीयों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकते थे। इससे भी बदतर, रेलवे का असली मकसद भारत के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण में ब्रिटिश उद्यम की सहायता करना था। वास्तव में रेलवे ने ही अंग्रेजों के लिए भारी मात्रा में अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात करना मुमकिन बनाया, जिसने अकालों को भड़काया और उन्हें बदतर बना दिया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अकालों के कारण अनुमानित 3,50,35,000,000 मौतें हुई, जिन्हें रोका जा सकता था। यह स्टालिन या माओ के तहत मारे गए लोगों से लाखों ज्यादा है और होलोकॉस्ट से 5 गुना ज्यादा है। इसके लिए अंग्रेज सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। उन्होंने सूखे के दौर में भी भारतीय खाद्य पदार्थों का ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात किया। भारत में भोजन इतना महंगा हो गया कि किसान उसे खरीद नहीं सकते थे। चार्ल्स हॉल के अनुसार भारत भूखा मरता है ताकि इंग्लैंड को मिलने वाला उसका सालाना टैक्स रेवेन्यू $1 भी कम न हो जाए। भारत में अनाज बहुत है, तकलीफ यह है कि लोगों को इतना पीस दिया गया है कि वे इसे खरीदने के लिए बहुत गरीब हैं। अंग्रेजों को भारतीयों की जान बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अकाल के समय हस्तक्षेप न करना, नॉन इंटरवेंशन, आधिकारिक सरकारी नीति थी। यह कितना हास्यास्पद है, यह देखते हुए कि बाजार में अंग्रेजों के भारी भरकम हस्तक्षेप ने ही इन अकालों को भड़काया था। और जब अच्छे लोग, भारतीय और विदेशी, मिलकर अकाल प्रभावित किसानों की मदद करने के लिए काम करते, तो ब्रिटिश सरकार उन्हें रोकने की कोशिश करती थी। वे इस बात से नाराज थे कि सरकार की अपनी विफलताएं उजागर हो रही थी। मेरी बात पर यकीन नहीं होता? इस ब्रिटिश अफसर को उसके अपने शब्दों में सुनिए। दर्जनों लाशों को पुराने कुओं में फेंक दिया गया, क्योंकि मौतें इतनी ज्यादा थीं कि रिश्तेदार अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे। माताओं ने एक वक्त के खाने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। पतियों ने अपनी पत्नियों को तालाबों में फेंक दिया ताकि उन्हें भूख से तड़पते हुए देखने की पीड़ा से बच सके। लेकिन मौत के इन दृश्यों के बीच भी भारत में ब्रिटिश सरकार टस से मस नहीं हुई। अखबारों को चुप रहने के लिए मना लिया गया। और अगर आपको लगता है कि भारतीयों ने इससे बुरा काम किया होता, तो यह जान लीजिए, ब्रिटिश शासन के खत्म होने के बाद के 70 से ज्यादा सालों में भारत में एक भी बड़ा अकाल नहीं पड़ा है, एक भी नहीं। आजाद भारत की अपनी खामियां हैं, लेकिन यह अपने लोगों की देखभाल, सुरक्षा और समृद्धि के मामले में अंग्रेजों से कहीं ज्यादा बेहतर रहा है। और अब आप सच्चाई जानते हैं।